दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई और इसमें विकसित भारत के संबंधित दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। 2047 का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री पहुंचे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दूरी बना ली। एनडीए के अहम सहयोगी नीतीश कुमार भी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। विपक्ष की ओर से ममता इस बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन वो भी मीटिंग को बीच में छोड़कर बाहर आ गई और जिसके बाद नीति आयोग की बैठक को लेकर दिन भर दिल्ली से लेकर पटना और कोलकाता तक सियासी संग्राम छिड़ा रहा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस बैठक में उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने को दिया गया। बंगाल के लिए जब हमने फंड मांगा तो हमारी माइक को बंद कर दिया गया, जिसके बाद दिन भर इस पर बवाल मचा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस पर सरकार को घेरा। मोदी सरकार ने कहा कि ममता झूठ बोल रही है, जबकि विपक्षी नेता ममता के समर्थन में खड़े नजर आए और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान, जो नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर जब बाहर निकली और मीडिया से उन्होंने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया और विपक्षी पार्टियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। ৭১,০০০ কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। সব রিজিওনাল পার্টি का इंसल्ट है। दीदी ऑपोजिशन। दिल्ली से कोलकाता पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि जब वो विपक्ष की ओर से अकेली पहुंची थी इस बैठक में, तो सरकार को उन्हें बोलने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विपक्षी राज्यों को बैठक के दौरान नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। অনুপযুক্ত লোক নই যে আমি আমার টাইম মেনটেন করব না। বক্তৃতার প্রথমে শুরুতে রাজনাথজি বলেছিলেন 5 to 7 মিনিটস, তা তুমি আমাকে 7 মিনিটসও করতে দিলে না। 7 মিনিটস করতে দিলেও আমি বাদ বাকিটা বলে দিতাম। তুমি তোমার বেলায় 20 মিনিট, তোমাদের বেলায় স্পেশাল প্যাকেজ, স্পেশাল প্রিভিলেজ, আর অন্যদের বেলায় শূন্য। এটা তো কখনো পূর্ণ হতে পারে না। তাই আমি বয়কট করে ঠিক করেছি, বাংলার মানুষের সম্মান আমি মাথা নত করতে দিইনি। বাংলার বঞ্চনা মানছি না, মানব না। এবং অন্যান্য অপোজিশন পার্টিও যারা আছে বিভিন্ন জায়গায় সরকার চালাচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের প্রতিও আমাদের টোটাল সলিডারিটি আছে। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर नीति आयोग की बैठक में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से भी इस पर फौरन जवाब दिया गया और केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी पर माइक बंद करने वाले आरोप को गलत ठहराया और कहा कि सभी को बराबर का मौका दिया गया। ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं किया गया था। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि जो उनका आरोप है ममता बनर्जी का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए आप भी। We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए आरोपों पर नीति आयोग ने सफाई दी और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री को पहले वक्त दिया गया था, क्योंकि उन्होंने लंच से पहले बोलने का समय मांगा था और उनके अनुरोध के बाद लंच से पहले का समय उन्हें अलॉट किया गया। अब उन्होंने तय समय के बाद अपनी बात रखी। Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen
which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 0, 0, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. So तो नीति आयोग के सीईओ को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने बड़े ध्यान से ममता जी को सुना और उनके पॉइंट्स को नोट किया। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो भी आपको विस्तार से बताते हैं कि उस बैठक में क्या हुआ और सुब्रमण्यम ने क्या कुछ कहा। बैठक में 26 मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए, जिसमें 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं आए। पीएम ने 0% गरीबी वाले गांव का आइडिया दिया, विकसित भारत को लेकर विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। तो ये चीजें वहां आज की बैठक में हुई। लेकिन इन सब के बीच सियासत हो रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ममता बनर्जी को बोलने से रोक दिया गया हो, और वो भी तब जबकि विपक्ष की ओर से सिर्फ वही नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ। ये सारे निहायत झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। तो नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के वॉकआउट पर अब सियासत तेज हो गई। इंडिया गठबंधन के नेता अब सरकार पर हमलावर हो गए। विपक्ष के नेताओं ने इसे पूरे विपक्ष का अपमान बता दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों में भी वरिष्ठ है और विरोध पक्ष के नेता हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे। हमारे गठबंधन के सभी साथियों ने, जिसमें टीएमसी के लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ममता जी ने लास्ट में निर्णय किया कि वो आकर के बंगाल के दर्द को रखेंगे, लेकिन उनको रखने नहीं दिया गया। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है, और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। अन्य मुख्यमंत्रियों को 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, इनके माइक बंद कर दिए गए। बंगाल की शेरनी है, अपमानित करोगे महिला को बर्दाश्त करेगा? नाइंसाफी भी करोगे, राज्य के साथ बैठक में बात भी नहीं रखने दोगे, तो फिर मुख्यमंत्री का मतलब क्या? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? ये दो व्यक्ति जो चाहे सो करे, ऐसे नहीं चलता। नीति आयोग की बैठकों में इस तरह के दृश्य कभी हमने पहले नहीं देखा है। नीति आयोग की बैठक को लेकर अब एक बार फिर से सरकार और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आमने सामने आ गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी का अपमान हुआ, और अगर नहीं तो फिर क्या ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं? साथ साथ सवाल यह भी है कि विकास के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो उसमें विपक्ष के ज्यादातर मुख्यमंत्री शामिल क्यों नहीं हुए? और क्या सियासत विकास के मुद्दे पर नहीं कर सकते? और क्या विकास के मुद्दे पर सियासत भारी है? तो आपको बताते हैं कि केंद्र शासित राज्यों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग का बायकॉट कर रखा था। इंडिया गठबंधन के कौन कौन से मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं आए, अब आपको भी जानते हैं, बताते हैं विस्तार से। इसमें सबसे पहला नाम आप देखिए, भगवंत मान मुख्यमंत्री है पंजाब के। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे।
सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो भी नहीं पहुंचे। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो भी नहीं पहुंचे। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो भी नहीं पहुंचे। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, ये भी नहीं पहुंचे। इसके अलावा P. विजयन केरल के मुख्यमंत्री, ये भी नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथी मुख्यमंत्री हैं, ये भी वहां पे नहीं पहुंचे। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सभी जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे। अब एनडीए की बात करें तो सिर्फ अगर नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पहुंचे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे थे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने इसे हटाने की मांग की थी और कहा कि नीति आयोग की जगह योजना आयोग को वापस लाना चाहिए, क्योंकि योजना आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का है और इसने देश में बुनियादी ढांचों को मजबूत किया, उसका निर्माण किया, जबकि नीति आयोग के पास कोई शक्तियां नहीं है। और इस वजह से ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में 5 मिनट बाद माइक बंद करने के भी आरोप जो लगाए, उस पर सवाल खड़े उठते हैं कि पहले से आपने माइंडसेट कर रखा था। ममता के आरोप की वजह से नीति आयोग को लेकर सियासी पारा आज पूरे दिन गर्म रहा। दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष को एक बड़ा मौका और भी मिल गया, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचे। बिहार की ओर से बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे नीति आयोग की बैठक में, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है। हालांकि जेडीयू के नेता ने कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत वजहों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, इस पर सियासत ठीक नहीं है। माननीय आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के माननीय पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के निधन हो गया, तो उनका भी डेड बॉडी आ रहा है पार्टी कार्यालय में, और भी पार्टी के काम है। और स्वास्थ्य के लेके मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव, हमारे जो है मुख्य सचिव गए हैं नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए, मुख्य सचिव गए हैं। और बिहार से हमारे पूर्व के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय मंत्री भारत सरकार ललन बाबू, तो नीति आयोग के सदस्य हैं, तो बिहार की बातों को रखने के लिए तो हाँ है ही, रखा जाएगा। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों के नहीं आने पर क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। ये एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के बीच में धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। इंडिया गठबंधन के कई सदस्य, कई महत्वपूर्ण घटक बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई राहत के खिलाफ हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों पिछड़े प्रदेश हैं और उस पर निशाना लगाना ठीक नहीं। नीति आयोग को लेकर आज दिन भर सियासी घमासान मचा रहा और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साधने की रणनीति बनाई। इस बैठक में कहा गया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय का सपना है और इस लक्ष्य में पूरा करने के लिए हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग सीधे इससे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दशक तकनीकी और भू राजनीतिक बदलाव के साथ साथ अवसरों का है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश में उसके अनुकूल बनाना चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो सरकार के कामों, नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजना बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। नीति आयोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने पर अहम रोल निभाता है। नीति आयोग कार्यक्रम के लिए रणनीति तैयार करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये इसका फॉर्मेट है। अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी
और दिल्ली में आज इसी नीति आयोग की 7वीं बैठक हुई और जिसका विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। तो चलिए अब इंडिया बोल रहा कि अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हिंद का ऑपरेशन लगातार जारी है और जिससे पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी बौखलाहट में है और पाकिस्तान के एक के बाद एक नापाक साजिश रचने की कोशिश वो कर रहा है। कुपवाड़ा के माजुल सेक्टर में पाकिस्तान की बैट आर्मी ने आतंकवादियों के साथ मिलकर हमला किया। भारतीय सेना ने इस हमले को करारा जवाब दिया और एक पाकिस्तानी कमांडो को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान हमारे सेना के एक जवान शहीद हो गए जबकि मेजर रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर पाक की नापाक साजिश नाकाम। मार्शल सेक्टर में पाक बैट कमांडो ढेर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर की तस्वीरें देखें। सेना की टीम एक्शन में है। एलएसी से जुड़े इसी इलाके में पाकिस्तान के बैट कमांडो और आतंकियों से भारतीय सेना के जवानों की मुठभेड़ हुई। सेना ने बैट हमले की विफल किया है और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो को ढेर कर दिया है। मारे गए पाक कमांडो के पास से बरामद हथियार, गोला बारूद की तस्वीरें देखी। AK-47 राइफल के साथ कई राउंड बुलेट है। हथियारों की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि एलओसी पर पाकिस्तानी सेना बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। भारतीय सेना के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में मार्शल सेक्टर के कामकारी में फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया है। सेना के काउंटर अटैक में एक पाकिस्तानी मारा गया है। हमले में मेजर रैंक के अधिकारी 4 भारतीय जवान घायल हुए हैं जबकि एक जवान शहीद हो गया है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के मार्शल सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से घात लगाकर बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय चौकी पर हमला करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद सजग भारतीय सेना के जवानों ने विफल बना दिया और इन बैट की टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान एक एसएसजी कमांडो को ढेर कर दिया है, जिसके पास से हथियार, धार्मिक किताबें और खाने पीने का सामान जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का भी एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक अफसर समेत 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में जख्मी हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना को कुपवाड़ा में बड़ी संख्या में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना पिछले कई दिनों से इलाके में एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों और पाकिस्तानियों की बैच ने हमला किया। बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकी शामिल होते हैं जो एलओसी में आतंकियों की घुसपैठ करते हैं। ये जो बैट टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम होती है, जनरली रेगुलर आर्मी की होती है। ये मिलिटेंट के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। तो ये कोई वहां रहने के लिए नहीं आते। तो और इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बीएड टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है क्योंकि ऐसी टीमें बहुत क्विक होती हैं एंट्री में और एग्जिट में। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में करीब 50 से 55 आतंकवादी 2 से 3 ग्रुप एक्टिव हैं, जिन्हें लोकल लेवल पर समर्थन मिला हुआ है। इन आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठ से निपटने के लिए खुफिया और आतंकवाद विरोधी ग्रिड को ज्यादा मजबूत कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा। ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर के ऊपर हमारे, कभी वो टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, कभी वो अंदर जो है जो टेररिस्ट हैं ऑलरेडी उनको सक्रिय कर दिया उसमें अटैक्स करने के लिए, रैंडम अटैक्स करने के लिए, और अब ये जो बैट अटैक की कर रहा है ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और वो तब तक बाज नहीं आएगा। मेरा पूरा मानना है कि जब तक कि हम प्रोएक्टिव नहीं हो जाएंगे। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हमें जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान जो कर रहा है उसी हिसाब से हमें पाकिस्तान को जो रिप्लाई देना पड़ेगा। पर ये रिप्लाई किधर देना है? हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके में नहीं देना, हमें देना चाहिए इनको जो है पंजाब के इलाके के अंदर।
सुरक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग करनी होगी। जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। बैट के साथ एसएसजी कमांडो और पाकिस्तानी सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी भेजे हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की सरगर्मी के बीच आतंकी हमले बढ़ गए हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसको लेकर राजनीति भी गर्म है। कुपवाड़ा में ये हमला कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद हुआ। 26 जुलाई को ही पीएम मोदी ने कारगिल से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचलकर ही दम देगी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच लगातार एनकाउंटर जारी है। इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सेना की कई टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। पुलिस ने तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। ये तीनों आतंकी सेना पर हमले में शामिल थे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। बोलाइए बड़ी खबर क्या है? जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से ओडिशा से बीएसएफ के 2000 जवान वहां रवाना हुए हैं। अब वहां पे आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद होने वाली है। आतंकवाद से निपटने के लिए इन जवानों को भेजा गया, यानी अब आतंकवादियों की खैर नहीं। और बीएसएफ की 2 यूनिटों को तुरंत जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब एक्शन में। जम्मू कश्मीर में अचानक फिर से आतंकवाद का ग्राफ बढ़ने लगा है। और 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। शपथ ग्रहण वाले दिन ही जम्मू के रियासी जिले में वैष्णो देवी धाम जा रहे श्रद्धालुओं के बस पर हमला किया गया। इसके बाद से लगातार हमले बढ़ते गए। अकेले जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो 27 दिन में 8 आतंकी हमले हुए। और इन आतंकी हमलों में जहां 12 आतंकी ढेर हुए, वही हमारे 13 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं ने अब नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। कश्मीर घाटी के बजाय अब उनका फोकस है जम्मू रीजन पर, जो पिछले 2 दशक से अमूमन शांत रहता था। यहां स्थानीय आतंकवादियों के बजाय पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ कराई गई है, और जिसमें अधिकतर पाकिस्तानी सेना के वेल ट्रेंड रिटायर्ड सिपाही हैं। आतंकी अब इस घाटी को चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जम्मू को अब निशाना बना रहे हैं। और यहां पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी वारदात के जरिए भय और अस्थिरता कायम रखना चाहते हैं। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात तक बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। बेलगाम बारिश गांव शहर सब डुबो रही है। घर मकान टूट रहे हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से पानी की तेज धारा के बीच एक कार फंस गई। रस्सी के सहारे बाहर खींचने की कोशिश की जा रही है। और ये वीडियो है एमपी के पन्ना जिले का, जहां पानी की तेज धारा में सड़क पार करने की कोशिश में कार बह गई। कितने लोग इसमें सवार थे, उनका क्या हुआ, हालांकि इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं मिल पाई, लेकिन तस्वीरें भयावह है। मध्य प्रदेश में सैलाबी आफत की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ के पानी ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीर आप देखिए एमपी के बेतवा की है, जहां आफत की बारिश के बाद बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया। आप देखिए पूरा मंदिर डूब चुका है। पानी आप देखिए कि मंदिर की सिर्फ शाखाएं, सिर्फ गुंबद आपको नजर आ रहा है। पूरा मंदिर, आधा से अधिक मंदिर डूब चुका है। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भूस्खलन और नदियां उफान पर हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल रही हैं। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, वीडियो आप देखिए। उत्तराखंड के टिहरी के घनसाली साहिब, जहां पर भारी बारिश के चलते बाणगंगा और धर्मगंगा नदी उफान पर है। और नदी के किनारे बने मकान दुकान को ये अपने तेज धारा में बहा ले जा रही है। तस्वीरें देखिए डरावनी। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी किनारे बना ये मकान भरभरा कर पानी में समा गया। बारिश का पहाड़ तोड़ आक्रमण। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से तबाही।
एमपी महाराष्ट्र में सैलाब भीषण। आफत में जान, कुदरत का तांडव। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से मौत बरस रही है। मूसलाधार बारिश की मार से इंसान बेहाल है। शहर से लेकर गांव तक त्राही त्राही है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बादल फटने से भयंकर तबाही हो रही है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में नदियों का सैलाब गांव के गांव डुबो रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई है। शहरों के अंदर दरिया बन रहा है। पहले आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर बादल फाड़ विनाश की तस्वीरें। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद भीषण लैंडस्लाइड हुई। बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें देखी। पहाड़ से आए मलबे ने सड़क को तबाह कर दिया। पाताल गंगा के पास सड़क बंद हो गई। तस्वीरें देखिए, भूस्खलन के बाद सड़क की हालत कैसी हो गई। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ जाम लग गया। दूसरी तरफ चमोली में लगातार बारिश की वजह से बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी उफान पर है। तस्वीरें देखिए, नदी का विकराल रूप दहशत फैला रहा है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। चमोली पुलिस ने नदी में बाढ़ का वीडियो जारी किया और लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। जनपद चमोली में बारिश के चलते हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें से अभी जो हमारा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय मार्ग और जो मलारी नेशनल हाईवे है, तो वो अभी तीनों में अवरोध उत्पन्न हो रखा है। परंतु जो NHID सेल PRO द्वारा और NHPWD द्वारा सूचना दी गई है, उसके अनुसार अगले 1 घंटे में सभी जो राष्ट्रीय मार्ग है वो सुचारू हो जाएंगे। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सड़क टूट गई। भूस्खलन की वजह से सड़क धंस गई और गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। तस्वीरें देखिए, नंदप्रयाग से नंदा नगर घाट के बीच पुल के पास सड़क आपदा की भेंट चढ़ गई। परेशान लोग पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं। पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से पहाड़ तोड़ बारिश का दौर जारी है, जिससे जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। केदार घाटी में शुक्रवार रात से ही मेघों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कतें सोनप्रयाग में देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग जिले की तस्वीर देखिए। केदारनाथ यात्रा रूट जगह जगह ब्लॉक हो चुका है। सोनप्रयाग के पास SDRF और NDRF की टीमें लगाई गई है। सोन नदी उफान में बह रही है। फिलहाल नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रात को ही सोन नदी में समा गया।